मैं अभय कुमार आज आज़ादी पे छाए ख़तरात के बादल के उन्वान से टाइटल से मेरा एक मज़मून आज इनकलाब अगस्त 13 को छपा है। मैं ये आर्टिकल आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मुल्क भर में यौम आज़ादी तक़रीब की तैयारियां चल रही है। कोरोना वबा की वजह से इस साल जोश व खरोश थोड़ा कम दिख रहा है, मगर कोरोना से मुताल्लिक़ परेशानियां वक्ती हैं। कुछ मुद्दत के बाद ज़िंदगी ज़रूर मामूल पर लौट आएगी, मगर मुल्क की आज़ादी को कुछ ऐसे भी ख़तरात दरपेश हैं जो कोरोना से भी ज़्यादा मुहलिक दिख रहे हैं। वबा तो इंसानों को बीमार कर सकती है और कमज़ोरों की जान ले सकती है, मगर जो ख़तरात के बादल मुल्क की आज़ादी के ऊपर मंडरा रहे हैं वह मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को राईगां कर सकते हैं। मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों से हैं जो कभी भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल न थे। आज ऐसे लोग हम सब के हाकिम बन बैठे हैं और देश भक्ति का दर्स दे रहे हैं, मगर उनका असल मकसद हुब्बुल वतनी नहीं है, बल्कि भारत की रूह को ख़त्म करना है। वह भारत की तहज़ीब, सक़ाफ़त, तारीख़ और तसख़्ख़ुस को भगवा रंग से रंगना चाह रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान के खूबसूरत बागीचे से मुख्तलिफ़ अक़साम के फूलों को उखाड़ दिया जाए। उनकी कोशिश यह है कि बागीचों में सिर्फ़ एक ही रंग और बू का फूल रहे। वह कसरत में वहदत के नज़रिए के अलावा महकूम तबक़ात के हुकूक पर भी हमला कर रहे हैं। तारीख़ गवाह है कि बड़ी जद्दोजहद और क़ुर्बानी के बाद मुल्क को आज़ादी और महरूम तबक़ात को हुकूक मिले। यह सही है कि आज़ादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की तश्कील से पहले ही आदिवासियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अलमे बगावत थाम लिया था। जहां कांग्रेस से जुड़े हुए रहनुमा कानूनी तरीके से आज़ादी की बात कर रहे थे, वहीं आदिवासी, दलित, मज़दूर और किसान और दीगर महरूम तबक़ात अपने अपने अंदाज़ और तरीक़ेकार से अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। कांग्रेस की क़यादत उन आलाज़ात के हाथों में थी जो बैरून मुल्क में तालीम याफ्ता थे। उनमें उकला की तादाद काफ़ी थी। यह एक बड़ी वजह थी कि बेशतर मौक़े पर कांग्रेस सरमायादार, आलाज़ात और ज़मींदार के तवस्सुत से हो रहे इस्तेहसाल पर खामोश रही। कांग्रेस की लड़ाई हिंदुस्तानी बनाम अंग्रेज़ी हुकूमत पर मरकूज़ रही। नेशनलिज़म यानी कौमियत पर बात करना कांग्रेसी लीडरान के लिए आसान था। कई मौक़े पर किसानों और मज़दूरों की बात तो कांग्रेस ने उठाई, मगर जब फैसला कुन मरहला आया तो वह पीछे हट जाती। यह बात उस ज़माने के
बाएं बाजों को समझ में आ गई थी और उन्होंने अपनी अलग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। बाद के दिनों में कांग्रेस के अंदर से ही एक सोशलिस्ट ग्रुप भी बनकर उभरा। कई मौके पर किसानों, मजदूरों और मईशत के सवाल पर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय और सुभाष चंद्र बोस के माबैन टकराव भी देखने को मिला। आज़ादी के बाद नेहरू ने अपने ही साबिका इश्तराकी उसूलों से समझौता किया और सरमायादाराना और इश्तराकी निज़ाम के बीच शादी कराने की कोशिश की। जो मखलूत इक़्तिसादी निज़ाम भारत में नाफिज हुआ, उसमें सरमायादारों को अपने कारोबार करने और निजी मिल्कियत रखने की आज़ादी दी गई, मगर रियासत ने तालीम, सेहत आम्मा, रोज़गार, मवासलात और दीगर अहम शोबे अपने पास रखे। कहा यह गया कि समाज में बराबरी लानी है, मगर यह अमन और जमहूरियत के रास्ते से आएगी और सरकार गरीब और महकूम तबक़ात के मफाद को पूरा करने के लिए पाबंदे अहद है। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के अलावा दीगर जमातों का भी हिस्सा रहा था। उनकी कुर्बानी किसी से कम नहीं है। 1857 के बाद मुसलमानों के ऊपर अंग्रेज़ों का गुस्सा बिजली की तरह टूट कर गिरा। अंग्रेज़ों के अंदर यह तस्वुर जड़ जमा कर बैठ गया कि मुसलमानों ने ही उनके ख़िलाफ़ बगावत की क़यादत की थी। तादबी कार्रवाई में दिल्ली को उजाड़ दिया गया। मुग़लिया सल्तनत का आखिरी चिराग और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत बहादुर शाह ज़फ़र को मुल्क बदर कर दिया गया। बड़ी तादाद में दिल्ली के मुस्लिम शुरफा, उदबा और उलमा को हिजरत करनी पड़ी। कई दिनों तक दिल्ली जलती रही। अंग्रेज़ी पॉलिसी ने दानिस्ता तौर पर मुसलमानों को नौकरी और इक़्तिदार से दूर रखा। धीरे धीरे मुसलमान पासमानदगी के दलदल में धंसते चले गए। बाद के दिनों में उलमाए देवबंद ने मदरसा खोलकर मुसलमानों की क़यादत की जिम्मेदारी ली। उनका ज़ोर दीन से इनहराफ को ख़त्म करना था। दूसरी तरफ सर सैयद ने तनज़्ज़ुली दूर करने के लिए जदीद तालीम हासिल करने पर ज़ोर दिया और कहा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने से मुसलमानों को गुरेज़ करना चाहिए। वह एक हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हुए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तश्कील की। उनकी वफ़ात के बाद मुस्लिम लीडरान जमालुद्दीन अफ़गानी के असर में आए। ब्रिटिश हुकूमत की इस्तेमारी पॉलिसी से मुस्लिम कायदीन बरहम थे। 1920 की दहाई में गांधी जी भी हिंदुस्तान की सियासी उफुक पर नुमदार हो चुके थे। फिर कांग्रेस और जमीयत उलमा हिंद ने एक तारीख़ी इत्तेहाद किया। गांधी जी, मौलाना आज़ाद, अली बरदरान की ऐसी टीम बनकर तैयार हुई जिसने हिंदू मुसलमान एकता और नौ आबादियत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की अलामत बनी। अदम ताउन तहरीक ने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींद हराम कर दी। जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम इसी तहरीक से निकला, जो मुश्तरका कौमियत का सफ़ीर बना। मगर बाद के दिनों में फ़िरका परस्त ताकतों ने तख़रीबकारी शुरू कर दी। 1920 के आखिर के बाद कांग्रेसी पॉलिसी ने मुसलमानों को मायूस किया। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो अक़लियतों के अंदर यह डर बैठने लगा कि कहीं यह हिंदू परस्त पार्टी तो नहीं है। कल तक कांग्रेस की मुआविन रही मुस्लिम लीग कांग्रेस के मद्दे मुकाबिल खड़ी हो गई। फिर जो हुआ वो बर्रे सग़ीर की तारीख़ में यह स्याह तरीन बाब था। मुल्क की आज़ादी की शहनाई तक़सीम मुल्क की चीख व पुकार में गुम हो गई। आज़ादी के दौरान दलित, आदिवासी, पसमानदा ज़ात की अपनी तहरीकें भी चल रही थी। कई मौक़े पर कांग्रेस के साथ उनका तसादुम भी हुआ,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के पैरोकार थे, मगर वह यह भी चाहते थे कि आज़ाद भारत में दलितों और दीगर अक़लियती तबक़ात के मफादात को पहले यकीनी बनाया जाए। जनूबी भारत में मुतहर्रिक पेरियार कांग्रेस के बड़े नाक़िद थे। उनका मानना था कि कांग्रेस एक आला ज़ात की पार्टी है, मगर जब मुल्क आज़ाद हुआ तो अंबेडकर नेहरू हुकूमत में पहले वज़ीर कानून बने। दुस्तूर साजी में भी बाबा साहब ने अहम रोल अदा किया और महकूम तबक़ात के मफादात और नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर कानून साज असम्बली ने मुसलमानों और ईसाइयों के साथ नाइंसाफ़ी की और उन्हें रिजर्वेशन से दूर रखा। अच्छी बात यह हुई कि दलित आदिवासी को रिजर्वेशन मिला और अक़लियतों को अपने मज़हब पर चलने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात मुहैया कराए गए। दरिस्ना हिंदुत्व ताकतें हिंदुस्तानियों को धर्म और मज़हब के नाम पर बांटने में मशगूल रही। आज़ादी मिलने के कुछ ही महीनों बाद एक शिद्दत पसंद ने बापू का कत्ल कर दिया। गांधी जी का खून बहाकर भले ही शिद्दत पसंदों का कलेजा ठंडा पड़ गया, मगर आवाम ने भगवा अनासिर को अपनी नज़रों से गिरा दिया। सियासत से वो लंबे वक्त तक अलग थलग रहे, मगर जब सेकुलर पार्टियों ने खुद ही गलती करनी शुरू कर दी और वोट की खातिर अपने उसूलों के साथ समझौता करना शुरू कर दिया, तब रफ्ता रफ्ता फ़िरका परस्त ताकतें फैलने लगी। आज आलम यह है कि वो भारत की सियासत में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर चुकी हैं। फ़िरका परस्त ताकतों की कामयाबी देखिए कि आज आइनी नज़रिया सेकुलरिज़म एक बुरा लफ्ज़ बना दिया गया है। सेकुलर जमातों को हिंदू मुखालिफ करार दिया गया है। अक़लियती हुकूक को मुसलमानों की मुँह भराई से जोड़ दिया गया है। मुल्क का सबसे बड़ा लीडर आज मंदिर बनवाने के लिए खुद पूजा पर बैठ जा रहा है और मीडिया इस पर सवाल करने के बजाय तारीफ में कसीदा पढ़ रहा है। दलितों महरूम तबक़ात के रिज़र्वेशन को ख़त्म करने के लिए सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। रेलवे को जहां प्राइवेट कंपनियों को फ़रोख्त किया जा रहा है, वहीं नई बहाली पर रोक लगा दी गई है। अलगरज मुल्क को एक ही रंग में रंगने और महकूमों के हुकूक को गस्ब करने की कोशिश हो रही है। तभी तो मुल्क की आज़ादी पर कोरोना से कहीं ज़्यादा ख़तरा नफ़रत अंगेज़ नज़रिया बनकर उभरा है। यह मेरा आर्टिकल था। एक बार फिर से मैं उन्वान पढ़ दूँ, टाइटल पढ़ दूँ, आज़ादी पर छाए ख़तरात के ये बादल, इनकलाब अगस्त 13, अभय कुमार।